कहा जाता है कि हवाओं का रुख, राजनीतिक हवाओं का रुख अगर समझना हो तो भूपेंद्र यादव जी से बेहतर कोई नहीं है। चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर बिहार हो, और हवाओं का रुख समझना ही नहीं बल्कि हवाओं का रुख बदलना भी आपको भलीभांति आता है। लेकिन दिल्ली की हवा काफी खराब है, उसको भी भलीभांति आप समझ सकते हैं। इसका भी उपाय आप ही के पास होगा। क्या है सर उपाय? आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है और मैं कहना भी चाहता हूं कि हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस चुनौती को कम करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा और दिल्ली की स्थिति के बारे में भी बताना चाहूँगा। दिल्ली का जो एनसीआर रीजन है, ये कोई एक स्टेट से जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 4 राज्य हैं। 8 से ज़्यादा कॉरपोरेशंस हैं, छोटी छोटी नगर परिषद है, जिला परिषद है, और इसलिए ये समस्या भी लगभग पुरानी समस्या है। तो सबसे पहले तो इस समस्या के समाधान के लिए एक ऐसी अथॉरिटी की जरूरत थी जो सभी अथॉरिटी को कोऑर्डिनेशन कर सके और कमांड कर सके, और इसलिए प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में उनके विजन के हिसाब से हमने लोकसभा में बिल पास करके CAQM अथॉरिटी बनाई और एयर मॉनिटरिंग के लिए उस अथॉरिटी को यह पावर दिया कि जिस स्थान से भी एयर शेड खराब हो रहा हो वो उसके लिए डायरेक्शन दे सके। अब मान लो दिल्ली में हवा खराब हो रही है और कारण अगर गाजियाबाद में है, गुड़गांव में है, या हिसार में है, अंबाला में है, या रोपड़ में है, तो उस कलेक्टर को कौन कहेगा दिल्ली से? इंटर स्टेट है। बिल्कुल सही। तो CAQM अथॉरिटी 2021 बनने के बाद हम एक प्लान लेकर के आए जिसको हम ग्रैप कहते हैं, और हमने दिल्ली का जो AQI है उस मॉनिटरिंग सिस्टम में ग्रैप के हमने चरण तय किए कि अगर एयर क्वालिटी में कमी आ रही है तो ग्रैप लगाने की अथॉरिटी, और ग्रैप को लगाने की अथॉरिटी में CAQM को ये पावर हो कि वो डायरेक्ट कंसर्न म्युनिसिपल कमिश्नर, जिलाधीश, SP उसको ऑर्डर कर सके। ये हमने एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म किया। अब दूसरा विषय है कि जो दिल्ली का AQI जो हम बार बार देखते हैं, इसमें मुख्य रूप से हवा में 2 पर्टिकुलरिट हैं या कण हैं। एक है PM 2.5, एक है PM 10। PM 2.5 का ज़्यादा कारण जो है वो कार्बन एमिशन है। दिल्ली में उसका जो सबसे बड़ा रोल है वो ट्रांसपोर्ट या व्हीकल पॉल्यूशन है। व्हीकल पॉल्यूशन हमारा सबसे ज़्यादा है। अब हम व्हीकल तो बंद नहीं कर सकते, तो हमने पिछले 3 सालों में योजनाबद्ध तरीके से पेट्रोल जो है वो BS4 से BS6 पे हम आए। पर दिक्कत यह है कि जो BS1, BS2 के व्हीकल चल रहे हैं उनके पॉल्यूशन को अपन नहीं रोक पाए। अब उसको जो कुछ व्हीकल जो जिनको कोर्ट ऑर्डर से डीरजिस्टर्ड कर दिया था वो भी चल रहे हैं, बाद में उनको एक रोक भी मिल गई। फिर भी हमारा ये मानना है कि हम इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स कर रहे हैं कि ये जो पॉल्यूशन करने वाले व्हीकल हैं इनको हम लगातार फेस आउट करने में लगने में। दूसरा विषय जो है व्हीकल पॉल्यूशन में ही जो सबसे बड़ी समस्या है वो पॉल्यूशन के हॉट स्पॉट्स की है। मैं अभी पिछले कार्यक्रम में भी बता रहा था कि जैसे एक समय हम सुप्रीम कोर्ट से होते हुए प्रगति मैदान के पीछे से जब निकलते थे, मयूर विहार की तरफ जाते थे,
तो 6-6, 7-7 घंटे की जाम लगती थी। अभी मैंने टिहरी से जब स्टडी कराई, बाद में हमारे जो अंडरपास वगैरह बने हैं प्रगति मैदान के नीचे से, तो इसमें काफ़ी कमी आई है। लेकिन अब भी हमने दिल्ली में 60 ट्रैफिक के हॉट स्पॉट चिन्हित करे हैं। मतलब शाम को जो AQI गिरता है, इसमें ट्रैफिक हॉट स्पॉट्स का बड़ा कारण है। अब हमने दिल्ली सरकार से भी ये कहा है कि भाई यहाँ पर लगभग 29-30 तो ऐसे हैं जिसमें आप वन वे कर दोगे, सिंगल वे कर दोगे, आप पार्किंग को चौड़ा कर दोगे, आप एनक्रोचमेंट को हटा दोगे, तो ईज आउट हो जाएगा। दूसरा 29-30 ऐसे हैं जिसमें आपने क्या कहते हैं ऊपर ओवरब्रिज, अंडरब्रिज बनाइए। और सेम दिल्ली में नहीं, हम दिल्ली, गुड़गांवा, पानीपत, सोनीपत, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, कल मैंने पूरा गाजियाबाद से और नोएडा से पूरा उनका एक्शन प्लान मांगा। आज मैंने फरीदाबाद और गुड़गांव से उनका एक्शन प्लान मांगा। तो दूसरा ये है, हमें इंटेलिजेंट ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत करना होगा। तीसरा विषय जो है, देखिए हमारी सरकार आने के बाद दिल्ली में जो बड़ा कमर्शियल व्हीकल आता था, उसके लिए हमने ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वेस्टर्न पेरिफेरल वे जो बनाए हैं, उसके कारण बहुत बड़ा ट्रैफिक जो कमर्शियल था वो तो निकल गया। लेकिन बाकी जो कमर्शियल व्हीकल हैं, विशेष रूप से जो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट है, अभी दिल्ली में पिछले 5 जून को भी हमने इलेक्ट्रॉनिक बस की व्यवस्था कराई थी। मेरा मानना है दिल्ली और आसपास हमें 100% EV बसों पे जाना होगा, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना होगा। वेल सेड। एक और जो ट्रांसपोर्ट में जो सबसे बड़ी समस्या है कि देखो, अभी हमने स्टडी कराई है, उस स्टडी में हमें ऐसा लगता है कि मेट्रो के चलने से 7 लाख गाड़ियों में कमी आई है। पर समस्या ये है कि मैं मेरे कर्मचारी को या आप अपने किसी दफ्तर के कर्मचारी को कहो कि भाई आप मेरे टीवी चैनल का एक काम रोहिणी में, एक काम गोविंदपुरी में, एक काम संगम विहार में करके आ जाना, तो वो मोटरसाइकिल लेकर के इसलिए चल देता है कि भाई मैं वहाँ से वहाँ जाऊँगा तो मेट्रो से तो उतर जाऊँगा, आगे कैसे जाऊँगा। अच्छा, फरीदाबाद का ट्रैफिक मैनेजमेंट, मेट्रो का ट्रैफिक मैनेजमेंट और मानेसर का ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये अलग अलग है। और दिल्ली ऐसी हो गई है कि 100 किलोमीटर तक, मतलब नोएडा का आदमी मानेसर आता होगा, या मानेसर का आदमी रोहिणी जाता होगा, या रोहिणी का व्यक्ति पानीपत राई, सोनीपत राई में जाता होगा। ये तो है ही। जैसे किसी समय में DTC के बहुत पॉपुलर रूट होते थे, हम भी जब यंग थे तो DTC का रूट पता होता था कि 605 जाएगी, 650 जाएगी। हमारा ये कहना है कि मैं सबको कह रहा हूँ कि भाई आप ऐसा मैनेजमेंट करिए कि एक ऐसा रूट नंबर हो कि मैं संगम विहार में मेरे घर से इस नंबर से निकलूंगा, उतरूंगा तो गुड़गांव तक इस नंबर से मैं चला जाऊंगा। तो ये जो एक पूरा हमें मैकेनिज्म ट्रैफिक का चाहिए, अथॉरिटीज इसके लिए काम भी कर रही हैं, कोऑर्डिनेशन भी कर रही हैं। तो ये विषय हुआ व्हीकल पॉल्यूशन का। इसमें और भी विषय पर मैं समय ज़्यादा लेना नहीं चाहता सर। दूसरा, अभी भैया विषय बहुत ज़्यादा है, आपने विषय लंबा पूछ लिया, कोई बात नहीं। दूसरा विषय है दिल्ली का इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का। इस NCR रीजन में 240 इंडस्ट्रियल जोन है और ऑथेंटिक। हमने 226 में PNG गैस को पहुंचा दिया है। कुछ एप्टेल वगैरह में केस थे गुड़गांव के, उसके लिए भी हम लगे हुए थे, लेकिन 200 के 240 में PNG गैस पहुंच जाए। और हम जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है उसको अगर हम गैस पे शिफ्ट करेंगे तो काफ़ी हद तक कमी ले आएंगे। पर तीसरा और जो विषय है वो विषय है इंडस्ट्री में रेड और ऑरेंज कैटेगरी की इंडस्ट्री में OCM जो वायु के प्रदूषण को नापता है, रोकता है, उसको लगाने का। हमने CPCB से कहा और रेड और ऑरेंज कैटेगरी की 3500 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं। अब किसी को एक साथ तो ऑर्डर नहीं दे सकते, हम उनके लिए भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी करते हैं। हम जानते हैं इंडस्ट्री का चलना जरूरी भी है, तो उसमें यंत्र लगाने के लिए हमने कहा कि भाई इंडिजीनियस लोगों को महत्व दो, उनको जो डिवाइस बनाना है उसके लिए समय दो। उनके रजिस्ट्रेशन को भी हमने लिबरल किया।
उनकी रजिस्ट्रेशन फीस को भी हमने माफ़ किया। और उसके बाद इनके हमने स्टेक होल्डर और इंडस्ट्री इनके आपस में कॉन्फ्रेंस कराई सीपीसीबी के नेतृत्व में। जब हमें ये हो गया कि अब इसकी उपलब्धता बाजार में है डिवाइस की और कालाबाजारी नहीं होगी, तब हमने उनको कहा कि अब आप 31 दिसंबर तक इसको लगा लीजिए, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें चाहता हूँ, इंडस्ट्री भी चले और उस पर मॉनिटरिंग भी चले। तो मुझे लगता है ये एक चीज़ बड़ी काम हम 31 दिसंबर तक करने जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। फिर कुछ जगहों पर ऐसा चल रहा है, अब जैसे मैं तो नाम लेके कहूँ कि नूह में कुछ ऐसी अवैध इंडस्ट्री चलती हैं जो टायर को जलाकर उसमें से ऑयल निकालने का काम करती है। मैंने स्ट्रिक्टली कहा है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई इसको बंद करिए। तो उस पर भी अब हम तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को लेकर के हम स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। ये दूसरा हुआ। तीसरा जो विषय है वो है PM10 का। PM10 में डस्ट पॉल्यूशन है, और डस्ट पॉल्यूशन का तरीका क्या है? तो मैंने सभी अधिकारियों को, अथॉरिटीज को ये निर्देश दिए हैं कि देखिए एनसीआर रीजन में कंस्ट्रक्शन भी होता है और डेमोलिशन भी होता है। अब डेमोलिशन वेस्ट को रखने की कहीं भी जगह नहीं है, तो अब डेमोलिशन वेस्ट के लिए जगह आइडेंटिफाई करिए। आज भी जब मैंने गुड़गांव का रिव्यू लिया था तो उन्होंने बसई में अपना डेमोलिशन वेस्ट की जगह बनाई है। अब आप 4-4 मंजिल तोड़ोगे, 2-2 मंजिल तोड़ोगे, नए फ्लैट बनाओगे, डस्ट कहाँ गिरोगे? इसका मटेरियल कहाँ गिरोगे? और मैंने ये कहा है कि भाई जब ये आप जागरण कार्यक्रम करते हैं तो आप औपचारिकता के लिए स्कूल स्टूडेंट के कार्यक्रम मत करिए। आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लगे हुए लोगों का, आप इंडस्ट्री में लगे हुए लोगों का सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी में हम क्या कर सकते हैं, इसको आप करिए ना, ताकि ये वेस्ट तो उठेगा। तो CND साइट्स के लिए भी अब हम लगातार प्रेशर दे रहे हैं। दूसरा जो विषय है वो रोड की डस्ट का है। अब बड़े रोड बन गए हैं, फास्ट रोड बन गए हैं। हम सभी कॉरपोरेशंस को प्रेशर दे रहे हैं कि आप बड़े रोड के लिए मैकेनिकल जो स्वीपिंग है, बड़ी मशीनों से जो स्वीपिंग है, इसका काम करिए। फिर जो रोड के किनारे जो एरिया है उसमें मैं कहता हूं कि आप ये जो ग्रीनिंग करते हैं, पेड़ लगाते हैं, लेकिन बचे हुए पेवमेंट में आप बुशेस लगाइए, झाड़ियां लगाइए। और हम जिस जलवायु और वातावरण में रहते हैं उसके हिसाब से लगाइए, छोटी छोटी बुश लगाइए, ताकि जब तक पेड़ बड़ा ना हो बाकी धूल ना उड़े। ये एक बड़ा विषय है। और मैंने चारों PCCF को बुला के ये कहा है कि देखिए पेड़ लगाने से ज़्यादा आप ग्रीन स्पेस निकालिए, कितना ग्रीन स्पेस हम निकाल सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने एक स्कीम चलाई है ग्रीन क्रेडिट फंड की, जिसमें हमने इंडस्ट्रीज को ये कहा है कि अगर कोई ग्रीन पैच है पूरे देश में, दिल्ली में नहीं, उसको अगर आप लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के साथ मिलके, और आप 3 साल में उसमें 40% की ग्रीन कैनोपी ले आते हैं, तो हम आपको ग्रीन क्रेडिट फंड के टारगेट्स देंगे, नंबर देंगे, जो आप कहीं भी ले जा सकते हैं, अपने CSR में ले जा सकते हैं, अपने ESG में ले जा सकते हैं। और मैंने इस साल ये प्रयोग गुड़गांव में एक 750 एकड़ जमीन में कई कंपनीज को मैंने कहा है कि आप इसको ग्रीनिंग करिए, एक बार इसको पॉपुलर बनाइए। और हार्टफुलनेस जैसे जो लोग जिन्होंने हैदराबाद में बहुत अच्छा काम किया है, उनके साथ भी हमने कोलैबोरेशन करके कहा है ताकि लोगों में एक मूवमेंट हो। मैंने सभी कॉरपोरेशंस को कहा है कि भाई आप अपने कॉरपोरेशंस की पार्क की सूची डिक्लेयर करिए, ताकि लोगों को ये पता पड़े कि ये मेरे शहर का, ये मेरे मोहल्ले का, ये मेरी जगह का ग्रीन इलाका है। और उसको कोई सोसाइटी अडॉप्ट करे, कोई इंडस्ट्री अडॉप्ट करे, कोई मोहल्ला अडॉप्ट करे, कुछ NGO अडॉप्ट करे। और मैं गुड़गांव में जानता हूं कि गुड़गांव में कुछ लोगों ने ये अच्छा कार्य किया है। दिल्ली में हमारे पास रामासर साइट भी है, हमारे पास सुल्तानपुर में, हमारे पास बर्ड सेंचुरी इधर ओखला में, हमारे पास ग्रीनिंग स्पेस भी है। और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने पिछले 2 साल लगातार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे अरावली में यहाँ पे पौधा लगाया ही है। और मैं ये एक पेड़ माँ के नाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लेके जाना चाहता हूँ।
तो व्हीकल पॉल्यूशन का मैंने आपको प्लान बताया, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का मैंने आपको प्लान बताया, ग्रीनिंग का मैंने आपको प्लान बनाया। अब चौथा विषय है, वो है वेस्ट मैनेजमेंट। कोई परिवार ऐसा नहीं है जो रोज आधा किलो कचरा ना निकालता हो। ये सॉलिड वेस्ट कहाँ जाएगा? आज सबसे बड़ी समस्या है, आज इसके पहाड़ खड़े हो गए। मैं बधाई देना चाहूँगा मनोहर लाल जी को कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने इसको ख़त्म करने के लिए दिल्ली सरकार के साथ मिलकर विषय उठाया है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि गाज़ियाबाद में अभी उन्होंने एक पूरे लीगेसी वेस्ट को समाप्त करके वहाँ मियावाकी का पूरा गार्डन बनाया है। मैं इधर गुड़गांव और फरीदाबाद में बंदवाड़ी का जो है उसका टेंडरिंग हो, उसके लिए हम वहाँ की कॉरपोरेशन को प्रेशर दे रहे हैं। और सॉलिड वेस्ट के लिए हमें एक पूरा सिस्टम को बनाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट विषय आता है बायोमास का, और इसके लिए हमने पिछले आपने देखा होगा कि सरकार ने पंजाब हरियाणा में लगभग 4-5 हज़ार ये कस्टमर हायरिंग सेंटर बनाए हैं। लेकिन उसके बाद भी इसका यूज़ कैसे होगा और हमारे नए लोग उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो हम सीपीसीबी के माध्यम से एक प्लानिंग लेकर आए। वो प्लानिंग ये लेकर के आए कि अगर कोई छोटा स्टार्टअप इसके बायोमास के पेलेट अगर बनाता है तो हम 50 लाख रुपए की उसको एकमुश्त सब्सिडी दे रहे हैं। और पंजाब में ऐसे 16 प्लांट छोटे छोटे लगे हैं, हरियाणा में 2 लगे हैं। हमारे दिल्ली के आसपास जितने भी 7 के 7 थर्मल पावर प्लांट हैं उसमें से 6 एफजीडी पे चले गए हैं, जो उसमें डीसल्फराइजेशन का प्रोसेस होता है, बाकी प्रोसेस होता है। एक के और टेंडर पूरे हो जाएंगे 2027 तक। जो हमारे दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें भी हम ये कह रहे हैं कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ पावर को कि भाई 5% जो है बायोमास आपके बॉयलर में पराली का जलना चाहिए। इसके लिए पिलेट्स बनाने के, और कईयों ने काम भी शुरू किया, पानीपत में अच्छा काम शुरू किया। उसके बाद हमने कहा और हमने ये पूरा करा, हालांकि हम कोर्ट लिटिगेशन से भी अब क्लियर हो गए हैं कि भाई आप ईंट भट्टों को जिगजैग पे ले जाओ। वो एक नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं, प्लस उसमें भी ये बायोमास के रूप में इसका इस्तेमाल करो। तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले सालों की तुलना में इस बार पराली जलने की घटनाएं कम हुई हैं। अब जो सबसे लास्ट स्टेज है वो हमारी मेटीरियोलॉजिकल, जो हमारी मौसम विज्ञान की स्थिति है वो है। अब परसों जो सबसे बड़ा जो हमारी समस्या होती है कि जब हमारे डिस्टर्बेंसेस आते हैं एयर के, तो उसमें ये लैंडलॉक होने के कारण हमारी एयर की स्पीड बंद हो जाती है। और बंद होने के बाद जब ठंडा नीचे होता है तो नेचुरली PM 2.5 और PM 10 के कण हवा में रहते हैं। वो जब जमे रहते हैं और ठंड होती है तो दिल्ली वालों को सामना करना पड़ता है इस AQI का। मैं उनके साथ हूँ क्योंकि मैं इसी शहर में, इसी NCR के गांव मिट्टी देहात में पला बड़ा, मेरा काम यही है, तो मेरा तो एक एक गली देखी हुई है। लेकिन उसके लिए भी हमारा जो CAQM है वो और भारत मौसम विज्ञान लगातार हम मिले रहते हैं। जैसे मैं आपको बैठ के अभी बता सकता हूँ कि अभी जो नया अगला डिस्टर्बेंस आएगा वो 19th को आएगा। अब उसकी हाइट कहाँ होगी, कहाँ से जाएगा, मैं चूँकि ये मेरा मंत्रालय है तो मैं अपनी समझ के लिए भी ये विषय लेता हूँ, और फिर हमारे CAQM के एक मीटिंग बैठ के ग्रैप 1, 2, 3 जैसा भी डिसीजन होता है, वो लोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है पर हम कोऑर्डिनेशन रखते हैं। हम इस कोऑर्डिनेशन से और इस आशंकाओं से जाते नहीं हैं। जो लास्ट चीज़ है जो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, दिल्ली के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी आपके बीच में एक दिल्ली में हूँ, मैं भी यहीं सांस लेता हूँ और सुबह दिल्ली में ही गार्डन में घूमता हूँ। मुझे कहना है कि हमको भी कुछ बिहेवियरल चेंज की ओर जाना होगा। मैंने अभी नोएडा में कुछ कॉल सेंटर वालों को, ये जो BPM और ये जो चलाते हैं, बड़े चलते हैं, मैंने देखा वहाँ का बहुत ज़्यादा है। मैंने क्या क्या 1 महीने के लिए आपकी कंपनी में 1000 गाड़ी आती हैं, 1 महीने के लिए आप बस में, अच्छी AC बस में, इलेक्ट्रॉनिक बस में जा और आ नहीं सकते? कितना हम कम करेंगे? हम छोटे छोटे प्रयोग क्या कर सकते हैं?
हम अपना कंट्रीब्यूशन क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये एंथ्रोपोसेंट्रिक एक्टिविटी के कारण है। हम सब अपनी किसी ना किसी एक्टिविटी से रोज कोई ना कोई कार्बन एमिशन में योगदान दे रहे हैं। हम कंट्रीब्यूशन क्या कर सकते हैं इंडिविजुअल पर्सनल बिहेवियर से। और प्रधानमंत्री जी जो मिशन लाइफ का नारा देते हैं, और मैं यूनिवर्सिटीज़ में और स्टूडेंट्स के बीच में जब जाता हूं तो मैं कहता हूं देखो मिशन लाइफ के ये जो आधुनिक शहरी जीवन भी जी रहे हो, इसमें 7 आयाम हैं। पहला आयाम है सेव एनर्जी, दूसरा आयाम है सेव वाटर, तीसरा आयाम है सेव फूड, चौथा आयाम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पांचवा है ई वेस्ट, छठा है बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, और सातवां है हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं आप सबका सहयोग चाहता हूं। हम पिछले दिनों से बेहतर हुए हैं, संतोषजनक नहीं है, लेकिन हम मिलेंगे और दिल्ली और एनसीआर के लोग मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। मैं ऐसी आपसे प्रार्थना भी करता हूं।